हाल ही में रूसी राष्ट्रपति भारत आए और बाहर से देखने पर तो ये एक आम दौरा ही लग रहा था। लेकिन हमारे हाथ जो रिपोर्ट्स और कुछ अंदरूनी जानकारी लगी है, उसे देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक मामूली दौरा नहीं था। पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा था। मतलब एक पूरी रणनीति तैयार हो रही थी, जिसने दुनिया के कई देशों की, कहना चाहिए, नींद उड़ा दी है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो सिर्फ डिफेंस डील्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि उन मुलाकातों के पीछे छिपे असली इरादों का खुलासा करते हैं। हमारा काम इन सौदों की गिनती करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि इनके दूरगामी मतलब लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होंगे। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या सौदे हुए, बल्कि ये है कि क्यों हुए। सही है। रूस भारत को वो तकनीकें देने की पेशकश क्यों कर रहा है जो उसने आज तक अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं दी। ये सिर्फ हथियारों का लेन देन नहीं है, ये एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन की एक तरह से नींव रखने जैसा है। ठीक है। हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि इस पूरी बिसात पर असली खेल क्या चल रहा है। ठीक है। तो इस खेल का पहला मोहरा वो क्या था? हमारी रिपोर्ट्स में जो सबसे पहली और चौंकाने वाली बात है, वो है 4 Su-57 फाइटर जेट्स को लेकर। हाँ। और कहा जा रहा है कि ये बेचे नहीं गए, बल्कि एक तरह से तोहफे में दिए गए। ये तो बहुत अजीब बात है। कोई देश अरबों डॉलर के फाइटर जेट तोहफे में क्यों देगा? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। वो तोहफा एक संदेश था। एक संदेश? हाँ। रूस ये कह रहा था कि हम तुम्हें सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक बराबर का भागीदार मानते हैं। और ये बात तब और पक्की हो जाती है जब रूस अगली पीढ़ी के, यानी छठे जनरेशन के Su-57 Mk3 फाइटर जेट को मिलकर बनाने का प्रस्ताव देता है। अच्छा। ये भरोसे का वो स्तर है जो रूस ने, आप देखिए, चीन को कभी नहीं दिखाया। चीन को क्यों नहीं दिखाया? वो तो रूस का इतना करीबी सहयोगी माना जाता है। क्योंकि रूस को हमेशा ये डर रहा है कि चीन उसकी तकनीक की नकल करके अपना खुद का संस्करण बना लेगा, जिसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। वो चीन को एक सहयोगी से ज्यादा शायद एक प्रतिस्पर्धी के तौर पर देखता है। भारत को ये प्रस्ताव देकर रूस ने साफ कर दिया कि इस रिश्ते में भरोसा एक तरफा नहीं है। एक मिनट, यहाँ एक और बात है जो मुझे हैरान कर रही है। हाइपरसोनिक सिस्टम, ये तो वो तकनीक है जिसे रूस अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मानता है। बिल्कुल। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने न सिर्फ ये तकनीक भारत के साथ साझा करने, बल्कि भारत में ही इसकी प्रोडक्शन यूनिट लगाने का प्रस्ताव दिया है। क्या ये सच हो सकता है? ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हमारे स्रोत यही बताते हैं। और इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक ऐसी मिसाइल है जो सिर्फ आवाज से कई गुना तेज नहीं है, बल्कि दुश्मन के रडार को देखकर अपना रास्ता भी बदल सकती है। ये एक शिकारी की तरह है जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। ये तकनीक रूस ने अपने सबसे पक्के दोस्त बेलारूस तक को पूरी तरह नहीं दी है। भारत में इसका उत्पादन करने का मतलब है कि रूस भारत को सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि तकनीक बनाने की क्षमता दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये तो बस शुरुआत है। हाँ, इसके बाद 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र है, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम और Tu-160 बॉम्बर। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो अगले 50 साल तक बेजोड़ रहेगा। लेकिन ये Tu-160 बॉम्बर, ये भारत के लिए गेम चेंजर कैसे हो सकता है? देखिए, एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं होता। ये भू राजनीतिक शक्ति का प्रतीक होता है। Tu-160 जैसा सुपरसोनिक बॉम्बर भारत को वो ताकत देता है कि वो अपने क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सके। हजारों किलोमीटर? जी हाँ। आज एशिया में ये क्षमता किसी और देश के पास नहीं है, चीन के पास भी नहीं। ये भारत को एक ऐसी लीग में डाल देता है जहां सिर्फ अमेरिका और रूस जैसे देश हैं। ये सिर्फ रक्षा नहीं, ये शक्ति का प्रदर्शन है जो पूरे क्षेत्र के सैन्य समीकरण को हमेशा के लिए बदल देगा। ठीक है, तो ये सब तो हुई हमला करने की क्षमता है, लेकिन किसी भी देश के लिए अपनी रक्षा करना वो भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। क्या रक्षात्मक पहलू पर भी कोई बड़ी बात हुई? बिल्कुल, और शायद ये हमला करने वाली क्षमताओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। S-600 एयर डिफेंस सिस्टम के मिलकर विकास का प्रस्ताव। इसकी रेंज इतनी बताई गई है कि अगर इसे भारत में तैनात किया जाए तो पाकिस्तान का पूरा हवाई क्षेत्र और चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी सीधी निगरानी में आ जाएगा। मतलब एक अदृश्य रक्षा कवच। हाँ, एक ऐसा कवच जिसे भेदना लगभग नामुमकिन होगा। इसी से जुड़ा रूसी राष्ट्रपति का एक बयान है जो हमारे सूत्रों ने बताया है। उन्होंने कहा,
ये रक्षा का नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता का सवाल है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक भाषा है या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। रूस यहाँ ये संकेत दे रहा है कि वो भारत को इस पूरे क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देख रहा है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश। हाँ। वो चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने वाली शक्ति बने, जो सीधे तौर पर अमेरिकी और नाटो के प्रभाव को चुनौती देगा। ये सिर्फ भारत की रक्षा नहीं है, ये एशिया में एक नया सुरक्षा ढांचा बनाने की कोशिश है। और जिसका केंद्र भारत हो। एग्जैक्टली। और अब इस प्रस्ताव पर आते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों का दशकों पुराना सपना सच कर सकता है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। हाँ, कावेरी इंजन। भारत सालों से एक अच्छा फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने 5वीं और 6ठी पीढ़ी के जेट इंजन बनाने में मदद की पेशकश की है। ये कितना बड़ा कदम है? इसे आप भारतीय रक्षा उद्योग के लिए क्रांति कह सकते हैं। क्रांति? जी। एक वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिक के हवाले से कहा गया है कि अगर ये साझेदारी होती है तो भारत 8 से 10 वर्षों में वो हासिल कर सकता है जिसे हासिल करने में दूसरे देशों को 40 साल लगे हैं। इसका मतलब है जेट इंजन के लिए अमेरिका, फ्रांस या रूस पर निर्भरता का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। तो ये है सच्ची रक्षा आत्मनिर्भरता? बिल्कुल, ये उसी की तरफ सबसे बड़ा कदम होगा। ये भारत को दुनिया के उन चुनिंदा 4-5 देशों में शामिल कर देगा जो आधुनिक जेट इंजन बना सकते हैं। जाहिर है इस पूरी हलचल पर दुनिया भर की नजरें होंगी। वॉशिंगटन में, पेंटागन और व्हाइट हाउस में इसे लेकर क्या फुसफुसाहट चल रही थी? फुसफुसाहट नहीं बल्कि खलबली मच गई थी। खलबली? शक्ति संतुलन पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। और उनकी प्रतिक्रिया भी दिलचस्प थी। उन्होंने पहले भारत पर कुछ व्यापारिक टैरिफ लगाए, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। भारत ने रूस से अपना आयात और बढ़ा दिया। और क्या ये सच है कि अमेरिका ने इस यात्रा को रोकने की भी कोशिश की थी? हाँ, एक खुफिया रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि यात्रा को बाधित करने के लिए अमेरिका ने भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की थी ताकि ये दौरा रद्द हो जाए। अच्छा। ये दिखाता है कि अमेरिका इस नए बनते समीकरण को लेकर कितना ज्यादा चिंतित है। वो इसे सिर्फ एक रक्षा सौदे के तौर पर नहीं बल्कि अपने वैश्विक प्रभुत्व के लिए एक सीधी चुनौती के तौर पर देख रहा है। और पड़ोसियों का क्या हाल था? चीन और पाकिस्तान, वहां तो जरूर हंगामा मचा होगा। बिल्कुल। चीन को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि एशिया में उसके वर्चस्व को सीधी चुनौती मिल रही है, लेकिन उसकी असली चिंता हथियारों से ज्यादा भरोसे को लेकर है। भरोसे को लेकर? हाँ, रूस का भारत को वो तकनीक देना जो उसने चीन को देने से साफ मना कर दिया था, बीजिंग के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक झटका है। ये उसे बताता है कि रूस की नजर में भारत अब ज्यादा भरोसेमंद साथी है। और पाकिस्तान? उनके लिए तो एक बुरे सपने जैसा होगा। पाकिस्तान के लिए ये एक अस्तित्व का संकट है। अस्तित्व का संकट? सोचिए, S-600 सिस्टम पाकिस्तान की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च होने के कुछ ही पलों में 600 किलोमीटर दूर से ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। 600 किलोमीटर? इसका मतलब है कि पाकिस्तान की पूरी मिसाइल क्षमता, जो उसकी सैन्य रणनीति का आधार है, वो एक झटके में बेकार हो सकती है। हाँ, इस्लामाबाद में इस बात को लेकर घबराहट है कि शक्ति का पलड़ा पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक गया है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये साझेदारी सिर्फ जमीन और हवा तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स में अंतरिक्ष का भी जिक्र है, एक जॉइंट स्पेस सिक्योरिटी कमांड बनाने का प्रस्ताव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लड़ाई का अगला मैदान अंतरिक्ष है। और रूस और भारत इसकी तैयारी मिलकर करना चाहते हैं? बिल्कुल। ये सिर्फ एक दूसरे के सैटेलाइट की मदद करने तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है दोनों देशों के सैटेलाइट नेटवर्क्स को जोड़कर एक ऐसी शक्तिशाली निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली बनाना जो अंतरिक्ष से होने वाले किसी भी हमले का पता लगा सके और उसे रोक सके। जैसा कि रूसी राष्ट्रपति ने कहा, 21वीं सदी की असली लड़ाई अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी। सही है। ये भारत को स्पेस वॉरफेयर की क्षमता वाले एलीट क्लब में शामिल कर देगा। अंतरिक्ष तक तो ठीक है, लेकिन एक और प्रस्ताव है जो समझ से बाहर है, आर्कटिक। हाँ। रूस ने भारत को आर्कटिक में ऊर्जा परियोजनाओं में एक रणनीतिक भागीदार बनने का न्योता दिया है। आर्कटिक में भारत का क्या काम? ये तो एक अभूतपूर्व प्रस्ताव लगता है। ये वाकई अभूतपूर्व है और ये दिखाता है कि इस साझेदारी का विजन कितना लंबा है। ये सिर्फ आज की ऊर्जा जरूरतों के बारे में नहीं है। आर्कटिक में दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के भंडार हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं।
रूस भारत को भविष्य के इन ऊर्जा स्रोतों में हिस्सेदार बना रहा है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है, ये भारत के भू राजनीतिक प्रभाव को उत्तरी ध्रुव तक फैलाने जैसा है। मतलब ये भारत को एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा जिसकी पहुंच आर्कटिक तक होगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब भारत सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि भविष्य की ऊर्जा और वैश्विक पहुंच में भी हिस्सेदारी ले रहा है। हाँ। इसी के साथ भारत में एक इंडो रशियन डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने की भी बात हुई है। इसका क्या असर होगा? यहाँ पर आकर पूरी कहानी बदल जाती है। कैसे? अब तक भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। सही है। इस कॉरिडोर का मतलब है कि रूसी कंपनियां भारत में आकर भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर हथियार बनाएंगी, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को बेचने के लिए भी। एग्जैक्टली। तो आप कह रही हैं कि भारत खरीदार से निर्यातक बन सकता है? ठीक यही। और ये अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों के अरबों खरबों डॉलर के हथियार बाजार के लिए एक सीधी चुनौती होगी। सोचिए, जब दुनिया के बाजार में मेड इन इंडिया लेबल वाले हथियार बिकने लगेंगे जिनमें रूस की सबसे आधुनिक तकनीक लगी हो, ये भारत की वैश्विक छवि को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अगर हम इन सारे टुकड़ों को जोड़ के देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। जी। ये यात्रा हथियार खरीदने के बारे में तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसा रणनीतिक गठबंधन बनाने के बारे में थी जो दुनिया की शक्ल बदलने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। इस चर्चा का सार यही है, रूस भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है, और वो दांव भारत है। वो एक ऐसी दुनिया देख रहा है जो 2 ध्रुवों में बटी होगी। एक ध्रुव का नेतृत्व अमेरिका करेगा, और रूस चाहता है कि दूसरे ध्रुव का नेतृत्व भारत और रूस मिलकर करें। हाँ, ये साझेदारी सिर्फ आपसी हितों पर नहीं, बल्कि दशकों पुराने भरोसे और भविष्य के एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। अंत में एक विचार। हमारे स्रोत बताते हैं कि रूस सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि एक प्रमुख वैश्विक हथियार निर्यातक बनाने में मदद कर रहा है। जरा सोचिए, वैश्विक हथियार बाजारों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए इसका क्या मतलब होगा जब मेड इन इंडिया लेबल वाले हथियार जो शीर्ष रूसी तकनीक से लैस होंगे, अमेरिकी, यूरोपीय और इजरायली सिस्टम के साथ सीधे मुकाबला करना शुरू कर देंगे। ये विश्व मंच पर भारत की पहचान को एक खरीदार से एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कैसे बदल देगा? कहा कि रूस भारत को सिर्फ तकनीक नहीं देगा, बल्कि भारत को ऐसे हथियार बनाने का अधिकार भी देगा जिन्हें दोनों देश मिलकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी आने वाले वर्षों में भारत हथियारों का एक वैश्विक निर्यातक बनकर उभरेगा, और यह बात अमेरिका यूरोप के लिए सबसे बड़ा झटका है। इन सभी घटनाओं के बीच पुतिन की सुरक्षा को लेकर इतनी ज्यादा सतर्कता बरती गई कि दिल्ली के आसपास 200 किलोमीटर तक एयर स्पेस सील कर दिया गया। 400 की 2 रेजिमेंट्स को एक्टिव कर दिया गया ताकि किसी भी विदेशी सैटेलाइट या स्पाई प्लेन को पुतिन की गतिविधियों पर नजर न रखने दी जाए। पुतिन की यात्रा के अंतिम चरण में रूस ने भारत को एक और बड़ा प्रस्ताव दिया। रूस चाहता है कि भारत आर्कटिक सेक्टर में रूस के साथ मिलकर ऊर्जा के बड़े प्रोजेक्टों में शामिल हो और भारत को वहां रणनीतिक उपस्थिति मिले। यह ऐसा ऑफर था जो अब तक रूस ने किसी भी देश को नहीं दिया था। इस ऑफर का मतलब ये है कि भारत को अब न सिर्फ आर्कटिक से ऊर्जा स्रोत मिलेंगे, बल्कि उसका भू राजनीतिक प्रभाव उत्तरी ध्रुव तक फैल जाएगा। पुतिन ने साफ कहा कि भारत रूस की आंखों में सिर्फ एक पार्टनर नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है जो संकट में हमेशा साथ खड़ा रहा। इसलिए रूस भी किसी भी हाल में भारत का साथ नहीं छोड़ेगा। जैसे जैसे यह खबर दुनिया में फैलती गई, अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो देशों में बेचैनी बढ़ती गई, और वे अब इस पूरे घटनाक्रम को रोकने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इतिहास में शायद पहली बार रूस ने भारत को वह स्थिति दी है जो उसे सोवियत काल के बाद कभी नहीं मिली थी। बराबरी का साथी, बराबरी का निर्णय और बराबरी की शक्ति। दोस्तों, पुतिन के भारत पहुंचने के साथ जिस तरह से दुनिया की राजनीति में भूचाल आया है, वह अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली के भीतर सुरक्षा एजेंसियां पहले ही हाई अलर्ट पर थीं, लेकिन पुतिन की मौजूदगी ने इस अलर्ट को कई गुना और बढ़ा दिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उन अदृश्य रणनीतियों का खेल था जो दुनिया के ताकतवर देशों की नींद उड़ाने लगा था। पुतिन के विमान के लैंड करते ही जो 4 Su-57 के तोहफे भारत को मिले थे, उनकी मौजूदगी ने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को अचानक एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया, बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की हालत भी खराब कर दी। व्हाइट हाउस के अंदर जो मीटिंग ट्रंप ने बुलाई थी, उसमें लगातार एक ही बात कही जा रही थी कि पुतिन की इस यात्रा के असली मकसद को समझने में अमेरिका देर कर चुका है, और भारत रूस की इस जुगलबंदी का सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। इसी दौरान रूस के प्रतिनिधिमंडल और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच जो क्लोज डोर मीटिंग हुई,
उसमें ऐसी बातों पर चर्चा हुई जो पूरी तरह गोपनीय मानी जा रही हैं। रूस ने साफ कहा है कि अमेरिका की बढ़ती दादागिरी, एशिया पर दबदबा बनाने की उसकी कोशिशें और भारत पर लगातार दबाव बनाकर उसे चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति अब रूस को भी खटकने लगी है। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि दुनिया अब दो हिस्सों में बंट रही है। एक वे जो अमेरिका की लाइन पर चलेंगे और दूसरे वे जो खुद के दम पर खड़े होंगे, और भारत उस दूसरी श्रेणी का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। यह सुनते ही भारतीय प्रतिनिधिमंडल के कई सदस्य भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह पहली बार था जब रूस ने इतनी खुलकर भारत को एक ग्लोबल पोलर पावर मानने की बात कही थी। उधर अमेरिका में माहौल ऐसा हो चुका था कि ट्रंप ने भारत पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत रूस के साथ मिलकर S-50, SU-57 और TU-160 जैसी टेक्नोलॉजी पर काम करेगा तो यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा होगा और अमेरिका ऐसी किसी भी साझेदारी को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यह बयान दुनिया भर में फैला, रूस की तरफ से और भी तगड़ा जवाब आया। पुतिन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत रूस की संप्रभुता जितना ही अहम दोस्त है, और भारत को अगर अमेरिका ने किसी भी तरह से दबाव में लेने की कोशिश की तो रूस चुप नहीं बैठेगा। यह बयान सुनते ही चीन, पाकिस्तान और यूरोपीय देशों में भी हलचल मच गई। क्यों? क्योंकि यह पहली बार था जब रूस ने भारत को लेकर इतनी सीधी और स्पष्ट चेतावनी अमेरिका को दी थी। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के कुछ सबसे गोपनीय अधिकारी पुतिन के साथ मिलकर TU-160 बम वर्षक विमानों की तकनीकी जानकारी पर चर्चा कर रहे थे, और TU-160 के भारतीय वर्षन को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था, जिसे देखकर भारत के रक्षा विशेषज्ञ भी दंग रह रहे थे। इस बम वर्षक की रेंज, उसकी स्टेल्थ क्षमता और उसकी सुपरसोनिक स्पीड ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि अगर भारत को यह टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो इसकी तुलना अमेरिका के भी दो बम वर्षक से करना भी गलत होगा, क्योंकि TU-160 कई मामलों में उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। उधर दिल्ली में पुतिन के स्वागत में जिस तरह के कार्यक्रम चल रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तान में एक अलग ही तरह का माहौल बन चुका था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई और हर पक्ष को समझाने की कोशिश की कि भारत रूस की यह बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान के लिए दीर्घकालिक खतरा बन सकती है। पाक सेना प्रमुख ने भी डर जताया कि अगर भारत को SU-57 और S-500 जैसी प्रणालियां मिल गईं, तो पाकिस्तानी वायुसेना की सारी योजनाएं और सामरिक क्षमताएं ध्वस्त हो जाएंगी, क्योंकि S-500 सिर्फ मिसाइल या विमान को नहीं, बल्कि स्पेस ऑन ऑर्बिट में पहुंचने वाली किसी भी वस्तु को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, और पाकिस्तान के पास इसका कोई मुकाबला नहीं है। वहीं चीन की हालत और भी खराब थी, क्योंकि भारत के हाथ में S-500 और TU-160 आने का मतलब था कि भारत चीन के किसी भी बेस को कुछ ही मिनटों में निशाना बनाने में सक्षम हो जाएगा। बीजिंग में चीनी रक्षा मंत्रालय ने भारत रूस साझेदारी को क्षेत्रीय संतुलन के लिए खतरनाक बताया और चिंता जताई कि अगर भारत ने रूस के साथ मिलकर S-500 का एक नया वर्जन तैयार किया तो चीन की मौजूदा मिसाइल शील्ड एकदम बेकार हो जाएगी। लेकिन भारत रूस की सबसे गोपनीय चर्चा अभी बाकी थी, वह था संयुक्त इंजन प्रोग्राम। पुतिन ने भारत को जो प्रस्ताव दिया वह इतिहास में किसी भी देश को नहीं दिया गया था। रूस ने कहा कि वह भारत को न सिर्फ 5वीं पीढ़ी वाले इंजन की तकनीक देगा, बल्कि 6ठी पीढ़ी के इंजन को भारत के साथ मिलकर विकसित करेगा। एक ऐसा इंजन जिसकी बदौलत भारत भविष्य में हाइपरसोनिक फाइटर जेट भी बना सकेगा। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। कावेरी इंजन को मॉडिफाई करने और उसे 110 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट रेंज तक ले जाने की योजना पहले से चल रही थी, लेकिन रूस के इस प्रस्ताव ने सब कुछ बदल दिया। अब भारत को सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि तकनीक बनाने की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलने वाली थी, जिसे रूस भारत में स्थापित करेगा। इस मीटिंग में बैठे एक वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिक तो यह सुनकर बोल ही पड़े कि अगर यह साझेदारी हो जाती है तो भारत को वह उपलब्धि मिल जाएगी जिसे पाने के लिए अमेरिका, चीन और यूरोप ने 40-40 साल लगाए, लेकिन भारत सिर्फ 6 से 8 साल में उस स्तर पर पहुंच जाएगा। उधर अमेरिका लगातार मीडिया के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि भारत इस साझेदारी को छोड़े, लेकिन भारत ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है और अपने हितों के आधार पर फैसले लेता है। इस एक लाइन ने अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दिया। रूस और भारत की यह साझेदारी सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रहने वाली थी। पुतिन ने भारत को एक और चौंकाने वाला प्रस्ताव दिया। रूस भारत के साथ मिलकर एक संयुक्त स्पेस डिफेंस नेटवर्क बनाना चाहता है, जिसमें उपग्रह, मिसाइल ट्रैकिंग सेंसर, स्पेस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी और एंटी सैटेलाइट सिस्टम की नई पीढ़ी शामिल होगी।
इससे न सिर्फ भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जो स्पेस से हमले को पहचानने और रोकने में सक्षम होंगे, बल्कि भारत भविष्य में किसी भी देश की सैटेलाइट गतिविधि को मॉनिटर करने में भी स्वावलंबी बन जाएगा। अमेरिका इस प्रस्ताव को सुनते ही बौखला गया, क्योंकि यह स्पेस डिफेंस डोमेन में सबसे बड़ी क्रांति साबित हो सकता था। पुतिन ने साफ कहा कि 21वीं सदी की असली लड़ाई जमीन, समुद्र, हवा में नहीं, बल्कि स्पेस में लड़ी जाएगी और भारत को उस जंग के लिए तैयार रहना होगा। इस पर भारतीय अधिकारियों ने तुरंत सहमति जताई और इस प्रोजेक्ट को अत्यंत गोपनीय श्रेणी में डाल दिया गया। उधर भारत में जनता पुतिन के स्वागत में खुश थी, लेकिन सोशल मीडिया पर अमेरिका और यूरोप के पत्रकार लगातार सवाल उठा रहे थे कि क्या भारत रूस के बहुत करीब जा रहा है। लेकिन भारत सरकार ने बिना कुछ कहे सिर्फ इतना किया कि भारतीय वायुसेना ने पालम एयरबेस पर खड़े 4 SU-57 की तस्वीरें आधिकारिक रूप से जारी कर दी, जिसका मतलब था कि भारत अब इस साझेदारी को दुनिया से छिपाकर नहीं रखना चाहता, बल्कि यह साफ संदेश देना चाहता है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। उधर रूस ने अमेरिका पर वार करते हुए कहा कि भारत को अपना फाइटर जेट खुद बनाने का पूरा हक है और रूस भारत को इस दिशा में पूरा सहयोग करेगा। इसी बीच पुतिन ने एक और चौंकाने वाला फैसला सुनाया। रूस भारत को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल सिरकोन का एक विशेष वर्जन भी देने के लिए तैयार है, जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइल मानी जाती है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि इस मिसाइल के आने से भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अजेय शक्ति बन जाएगी। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन तीनों इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन रूस ने यह भारत को देने का निर्णय ले लिया था। इस ऐलान के बाद दुनिया 2023 में होगी। भर के रक्षा विशेषज्ञ दंग रह गए और उन्होंने इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी रक्षा साझेदारी करार दिया। पुतिन और भारत के बीच यह सभी समझौते हो रहे थे, तभी अचानक अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कहा गया कि भारत रूस के साथ मिलकर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना रहा है। इस प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई ही थी कि पुतिन ने अमेरिका को एक और करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ कोई भी अमेरिकी कदम रूस के खिलाफ कदम माना जाएगा। इस बयान ने वैश्विक राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, क्योंकि यह बात अब साफ हो चुकी थी कि भारत रूस की दोस्ती सिर्फ रक्षा साझेदारी नहीं, बल्कि एक सामरिक गठबंधन में बदल रही है। इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच एक देर रात बैठक हुई, जिसमें इंडो रशियन डिफेंस कॉरिडोर बनाने पर चर्चा हुई, जो भारत के 2 राज्यों में स्थापित किया जाना है। इसमें रूस अपने हथियारों की निर्माण इकाई भारत में लगाएगा, जिससे भारत न सिर्फ हथियार खरीदेगा, बल्कि उन्हें बनाएगा भी। इससे भारत विश्व के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में शामिल हो सकता है। यह सुनते ही अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में चिंता फैल गई, क्योंकि हथियारों का बिजनेस उनके लिए अरबों डॉलर का बाजार है और भारत का हथियार निर्माता बन जाना मतलब उनके बिजनेस को सीधा नुकसान। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस मिलकर आने वाले 10 वर्षों में ब्रह्मोस से भी ज्यादा तेज, अधिक सटीक और अधिक खतरनाक मिसाइल विकसित करेंगे, जिसका नाम ब्रह्मोस 2 होगा और यह मिसाइल हाइपरसोनिक वर्ग में दुनिया की नंबर 1 मिसाइल बनेगी। पुतिन के इस दौरे का हर घंटा किसी ऐतिहासिक फैसले से कम नहीं था और अब भारत रूस की यह साझेदारी दुनिया की ताकतों को चुनौती देने लगी थी। ट्रंप ने जो सोचा था कि भारत पर टैरिफ लगाकर वह भारत को रूस से दूर कर देगा, वह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उस टैरिफ ने भारत को रूस के और करीब धकेल दिया। अब भारत अपनी नई सैन्य शक्ति के साथ उस मुकाम पर पहुंचने वाला था जहां से दुनिया की कई ताकतें उसे चुनौती देने की सोच भी नहीं सकती थीं, और यही वजह है कि यह चौथा दिन भारत रूस संबंधों का सबसे ऐतिहासिक दिन बन चुका था। दोस्तों, जिस तरह रूस और भारत के बीच लगातार बढ़ती रणनीतिक साझेदारी ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है, उसी बीच अब जो अपडेट सामने आई है उसने वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल दी है। पुतिन के भारत पहुंचने के साथ ही जो घटनाएं एक के बाद एक तीव्र गति से घट रही हैं, वे साफ संकेत दे रही हैं कि यह सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की वैश्विक शक्ति संतुलन का खाका तैयार करने वाला नया युग है। जैसे ही रूस ने भारत को SU-57 के तोहफे दिए और भारत रूस इंजीनियरिंग यूनिट मिलकर के 5th जनरेशन इंजन बनाने पर सहमत हुए, उसके तुरंत बाद जो नई जानकारी सामने आई है, उसने चीन और अमेरिका दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। दरअसल पुतिन और भारत के शीर्ष रक्षा अधिकारियों की एक गुप्त मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि भारत और रूस मिलकर एक नई जॉइंट स्पेस सिक्योरिटी कमांड बनाएंगे, जो अंतरिक्ष में चीन की हर हरकत पर रियल टाइम निगरानी रखेगी। यह कमांड न सिर्फ भारत के GSAT, RISAT और EMISAT सैटेलाइट्स को रूस के ओरेल, तुंद्रा और लुआना सिस्टम्स से लिंक करेगी, बल्कि ओवर द होराइजन रडार सिस्टम भी मिलकर बनाया जाएगा, जिससे पाकिस्तान से लेकर इंडो पैसिफिक तक
हर मिसाइल लॉन्च का पता मिनटों नहीं बल्कि सेकंडों में चल जाएगा। यह खबर सामने आते ही बीजिंग में खलबली मच गई है, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अब समझ आ गया है कि भारत और रूस की यह साझेदारी सीधे